जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम बीकॉम के स्टैटिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि न्याय दर्शन का आवश्यक तत्व तो नहीं है। प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता, और सी दिया हुआ है असमानता, और डी दिया है अपर्याप्तता। तो न्याय दर्शन के आवश्यक तत्वों में आपका प्रतिनिधि भी आता है, स्वतंत्रता भी आता है और पर्याप्तता भी आता है। बस ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है असमानता, असमानता न्याय दर्शन के तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्शन का आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्शन का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला दे रहा है प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी का रहा है पर्याप्तता, और ऑप्शन सी का रहा है समानता, और ऑप्शन डी का रहा है आश्रयता। तो प्रतिदर्शन के अंतर्गत आपके प्रतिनिधि भी आते हैं, प्रतिनिधित्व भी आता है, पर्याप्तता भी आता है और समानता भी आता है, लेकिन उसका तत्व आश्रयता नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, बहुस्तरीय निर्देशन में, बी है समूह निर्देशन में, और सी है संगणना विधि में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो समग्र मतलब सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन हम संगणना विधि के अंतर्गत करते हैं। समूह निर्देशन में भी नहीं करते, क्योंकि इसमें जो ग्रुपिंग वाला पार्ट होता है उसका अध्ययन किया जाता है। बहुस्तरीय में क्या करते हैं, बहुत से आंकड़ों को मिला के एक साथ अध्ययन करते हैं। लेकिन संगणना विधि में हम समग्र डाटा के बारे में, डाटा के प्रत्येक इकाई का, यूनिट का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संगणना विधि में। क्वेश्चन नंबर 4 का है न्याय दर्शन प्रतिनिधि होता है। न्याय दर्शन प्रतिनिधि होता है समग्र का, अनुसंधान का, सम्यक का, इनमें से कोई नहीं। समग्र मेरा क्या कहते हैं, न्याय दर्शन मेरा प्रतिनिधि करता है किसका, समग्र का। ना अनुसंधान का करता है, ना सम्यक का करता है, और इनमें से कोई नहीं का, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। न्याय दर्शन प्रतिनिधि होता है किसका, समग्र का। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है एक सीमावर्ती चेक पोस्ट प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है। निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की गई है। पहला दिया है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, और चौथा दिया है पूर्ण करना। चेक पोस्ट मतलब दूर राज्य या दो देश की सीमा के बीच में जो बॉर्डर होते हैं उस पर जो गाड़ियों को रोका जाता है, वह किस विधि के अंतर्गत आएगा स्टैटिक्स में। तो हम जानते हैं दैव निर्देशन या सरल यादृच्छिक प्रतिचयन एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी चीज़ को पता करने के लिए, आंकड़े को पता करने के लिए उसको रोक के एक एक करके हम चेक करते हैं, और चेक करके निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सी
डाटा सही है। और चेक पोस्ट पे जो गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, एक एक लोगों की चेकिंग होती है और इसलिए गाड़ी रोकी जाती है। तो समवर्ती जो पोस्ट चेक पे गाड़ी रोकी जाती है, तो वह विधि जो स्टैटिक्स में आएगी, सरल यादृच्छिक या प्रतिचयन विधि के अंतर्गत आएगी, जिसको दैव निर्देशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निर्देशन की सबसे अच्छी विधि दैव निर्देशन है। निर्देशन की सबसे अच्छी विधि दैव निर्देशन है। इसकी विशेषता पूछे है क्या है। पहला कह रहा है यह कम खर्चीली है। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें समय कम लगता है। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें परिश्रम कम लगता है। और ऑप्शन डी कह रहा है इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त रहता है। तो जो दैव निर्देशन या यादृच्छिक प्रतिचयन है, इसके अंतर्गत जो भी काम चुनाव किए जाते हैं वह एक एक इकाइयों का किया जाता है, जिसके कारण पक्षपात रहित होता है, मतलब इसमें भेदभाव की दशाएं नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त रहता है। कम खर्चीला है ही नहीं, खर्चीली प्रणाली है। इसमें समय कम लगता है, समय भी कम नहीं लगता, इसमें समय अधिक लगता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें परिश्रम कम लगता है, तो इसमें परिश्रम कम नहीं, परिश्रम ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि एक एक व्यक्तियों एक एक आंकड़े को एकत्र करना होता है। इसलिए इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त रहता है। यह इसकी विशेषता या इसके गुण के अंतर्गत आता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है अनुसंधान की रीति है, रिसर्च मेथड कौन से हैं। पहला संगणना रीति है, बी है प्रतिदर्शन रीति है, सी है दोनों हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि रिसर्च करने का जो मेथड है, संगणना विधि भी है, प्रतिदर्शन विधि भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समयंक कहलाते हैं। प्राथमिक समयंक, द्वितीयक समयंक, मौलिक समयंक, इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जिसे किसी आंकड़े को एकत्र करके उसके आधार पे बनाया जाए रिपोर्ट। तो वही जो डाटा होते हैं किसी अन्य डाटे को लेके रिपोर्ट तैयार किए जाएँ या रिसर्च किए जाएँ, वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी डाटा जिसे रिसर्च करने वाला व्यक्ति स्वयं एकत्र करता है, स्वयं खोज के लेके आता है, उसे हम प्राथमिक डाटा या प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो कह रहा है कि एक अनुसंधान के मौलिक रूप से संकलित समय कहलाता है। मतलब कोई रिसर्च करने वाला व्यक्ति है मौलिक रूप से किसी समय के डाटा को लेके आता है, तो कौन सा डाटा होगा, वो हमारा प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा होगा। एक अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। पहला प्राथमिक समयंक, बी है द्वितीयक समयंक, और सी है दोनों, और डी है इनमें से नहीं। प्रकाशित मतलब जो गजट के रूप में पेपर में या न्यूज़ पेपर कहीं भी पोस्ट करके किए जाते हैं डाटा, तो ये किस प्रकार के डाटा होते हैं, वह डाटा मेरे सेकेंडरी डाटा होते हैं, क्योंकि उनको कलेक्ट करने वाला कोई और होता है और उसको पोस्ट करने वाला कोई अदर पर्सन होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रकाशित आंकड़े क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक समय। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि जब अध्ययन किया जाने वाला समग्र अनंत होता है तब हमें प्रयोग करना चाहिए। किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्रतिदर्शन रीति का, संगणना रीति का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। अध्ययन किए जाने वाले समग्र अनंत, मतलब जिस डाटा को हमको अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, वो बहुत अधिक मात्रा में हो,
तो उस दशा में हम संगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। उस दशा में हमें प्रतिदर्शन विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। ए है प्राथमिक समय, बी है द्वितीयक समय, डी सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बोले प्राइमरी डाटा रिसर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है स्वयं एकत्र करता है, और द्वितीय डाटा जो किसी के एकत्र किए गए डाटा से रिसर्च किया जाए वो क्या कहता है, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो यहाँ पे अनुसंधान करता मतलब जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है स्वयं आंकड़े को एकत्रित करता है, तो कौन सा संयंत्र कहलाएगा, वह मेरा प्राथमिक संयंत्र अर्थात प्राइमरी डाटा के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है आंकड़ों के स्रोत हैं, मतलब आंकड़े डाटा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आंकड़े प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत भी हैं, मतलब स्वयं जाके एकत्र कर लें, और द्वितीय मतलब किसी के आंकड़े को एकत्र करके उसका प्रयोग हम कर लें। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोनों। आगे कह रहा है प्राथमिक संयंत्रों में संकलित करने की रीतियाँ हैं। प्राथमिक संयंत्रों को संकलित करने की कौन सी विधि है। पहला करा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, सी है स्थानीय संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी, और डी है ये सभी। प्राथमिक संयंत्र प्राइमरी डाटा को हम डायरेक्ट पर्सनली एकत्र कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट किसी के माध्यम से मौखिक रूप से भी मंगा सकते हैं। स्थानीय संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी मतलब किसी पत्र पत्रिका में अगर कोई डाटा प्रकाशित है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक संयंत्र एकत्र करने के जो विधियां हैं ये तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी।